हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पाप सीरीज लेसन नंबर 1 में। ये पाप सीरीज सभी जीके जीएस के लिए बोल सकते हैं आपको मदद करेगा। जो भाई बहन नहीं जान रहे हैं पाप सीरीज क्या है उनको बता दूं। पाप का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड प्रिपरेशन, मतलब कि पिछले साल में जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम देखेंगे कैसे उसको एनालाइज करते हैं और कैसे हम उसके अनुसार टॉपिक को तैयार करते हैं। और इसमें देखिए क्या डिफरेंट एग्जाम का हम प्रश्न देखेंगे कि देखिए कि एक ही क्वेश्चन क्या है अलग अलग एग्जाम में किस तरह से आपको पूछा जा रहा है और उसके बेस्ट पर हमको कैसे तैयारी करना है। इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और सॉल्यूशन पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट 10 सिलेक्शन रूल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। और जब वीडियो देख लीजिएगा तो उसका क्या कीजिएगा, आप लेसन के संबंधित जो क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन वो 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर जाकर के आप बना सकते हैं। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले डेली क्या कीजिएगा, डेली जो सुबह में है 7 बजे क्या है कि एप्लीकेशन पर एमसीक्यूज आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लीजिएगा कि आप कितना बना पा रहे हैं, फिर आके वीडियो देखिएगा। या तो वीडियो पहले देख लीजिए, जाकर क्या कीजिए, फिर बाद में एमसीक्यूज अटेम्प्ट कीजिए। जैसा आपको कंफर्टेबल है वैसा कीजिए। इस सीरीज से मैक्सिमम बेनिफिट उठाने का प्रयास आप कीजिए। यह जो भी एग्जाम की तैयारी करें, जीके जीएस बेस्ड कोई भी एग्जाम है, सारे एग्जाम में मदद करेगा। चाहे बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी पट्टी कोई भी एग्जाम है, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि देखिए आप देखिएगा वही हम समझाने के यहाँ प्रयास करेंगे। देखिए इस सीरीज़ का मकसद क्या है कि आपको यह बताना कि पहले आप सीखिए कि पढ़ते कैसे हो। देखिए पढ़ाई सब कोई कर रहा है लेकिन तो सबको सिलेक्शन तो हो नहीं रहा। और शुरुआत में हम गलती किए थे, हमको भी सफलता नहीं मिला था। जब उसको हम समझे अपना कमी को दोबारा दूर किए तब लगातार सफलता मिला। तो वही चीज़ यहाँ बताने का प्रयास करें। देखिए एक ही क्वेश्चन को देखिए क्या है कि एक सेम क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या है कि 5 एग्जाम में क्या अलग अलग तरीका से क्वेश्चन पूछा गया। सेम क्वेश्चन है लेकिन 5 बार अलग अलग पूछा गया। ये तो हम बाबू नॉर्मल एग्जाम्पल लिया 5 अलग अलग एग्जाम का। इसके अलावा कि यही क्वेश्चन बता रहे हैं कम से कम 10 20 बार सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझिए क्या, पहले देखिए क्या है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे सीजीएल 2022 में हुआ था, उसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ तक फैला हुआ है। मतलब बोलता है ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ तक फैला हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन यही क्या पूछ दिया है फिर, ये ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था। फिर यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया है अगला एग्जाम में कि किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। फिर देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पूर्वी बंगाल से पेशावर तक सड़क का निर्माण किया जिसे सड़क-ए-आजम कहा जाता है। मतलब देखिए हो क्या रहा है, समझिएगा एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीका से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो बेसिकली क्या है ना कि यहाँ क्या है ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रैंड ट्रंक रोड होता क्या है समझिए क्या है। ये क्या आपको भारत है, हालांकि देखिए इसमें मैप क्या है ऊपर वाला गलती हिस्सा दिया गया है, हम सिर्फ समझाने के लिए लेते हैं। देखिए क्या हुआ, जब शेर शाह सूरी क्या था कि भारत में शासन कर रहा था तो उसने क्या किया कि यहाँ कलकत्ता, यहाँ क्या बोले कलकत्ता से एक रास्ता बनाया आपको उत्तर की ओर जाने के लिए। यहाँ तक कहाँ तक आपको पेशावर तक, कहाँ पेशावर तक। हालांकि रास्ता आगे जो है पेशावर से होते हुए कहाँ अफगानिस्तान के काबुल तक पहुँच गया। और यहाँ से क्या हो गया कि आपको बोल सकते हैं कि जो वर्तमान में बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बोल सकते हैं कि चिटगांव है या चटगांव बंदरगाह वहाँ तक था। यहाँ से यहाँ तक रास्ता आपको जाता था, इसके माध्यम से व्यापार होता था, ठीक ना। इसी को नाम क्या है, इसको चाहे तो बोल दिए कुछ ग्रैंड ट्रंक रोड बोल दिए। रुकिएगा थोड़ा सा पेन छोटा कर लेते हैं, हाँ। या इसी को बोल दिए कुछ सड़क-ए-आजम बोल दिए, सड़क-ए-आजम बोल दिए। तो क्वेश्चन पूछाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कौन करवाया, तो क्या हो जाएगा आपको शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया। फिर बात करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाता था। या तो ऑप्शन में रहेगा कलकत्ता से पेशावर, क्या रहेगा ऑप्शन में कलकत्ता से पेशावर। अब देखिए दोस्त थोड़ा सा क्या ना कि राइटिंग पैड पर पहला बार इस तरह से लिखा जा रहा है तो थोड़ा सा राइटिंग में समस्या आ रहा है, बाकी कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। मेन फोकस करना आपको इन्फॉर्मेशन पर कैसे पढ़ना है, कलकत्ता से पेशावर तक। और साथ ही कि आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि इसमें और कम डिस्कस करें कि ज़्यादा डिस्कस करें। हमारा मकसद क्या है ना कि 2 ही टॉपिक ले, 3 ही टॉपिक ले, 4 ही टॉपिक ले या 5 ही टॉपिक ले, लेकिन टॉपिक पूरा समाप्त हो जाना चाहिए तब जाके तैयारी होता है। तो क्या बोले कलकत्ता से पेशावर, अगर ही नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा चिटगांव से पेशावर रहेगा। ये नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा कलकत्ता से काबुल, कलकत्ता से काबुल रहेगा, ये है। लेकिन अब समझिए क्या है कि वर्तमान में सड़क कहा जाता है। तो समझिए ये भारत की बात करता है, वर्तमान में कहाँ से कहाँ तक। देखिए ढाका की बात करते हैं या चिटगांव की बात की, हमारे यहाँ तो है नहीं, तो बांग्लादेश में चला गया, तो हमारे यहाँ कलकत्ता है। ये यहाँ से क्या होगा मैक्सिमम जा सकता है कहाँ अमृतसर तक। तो वर्तमान में कहाँ आपको है कलकत्ता से कहाँ हो गया आपको अमृतसर तक ही है, अमृतसर तक हो गया। फिर अगला क्या है कि शेर शाह सूरी ने इसको कब निर्माण करवाया था,
कब तो नहीं पूछे, केमा सदी में पूछेगा, तो केमा सदी में 16वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। अभी सड़क मार्ग जो है ना, ये व्यापार का भी काम करता था, और प्लस क्या है कि डाक चौकी का भी काम करता था। और शेरशाह के समय में डाक चौकी बहुत ही उत्तम अवस्था में था, ध्यान रखिएगा। तो हो गया। अब इसके आधार पर जानते हैं क्या दोस्त, कि सारा क्वेश्चन को आप जवाब दे पाइएगा, इस सारा क्वेश्चन को आप जवाब दे पाइएगा। देखिए कि वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो बोलिए क्या कश्मीर से कन्याकुमारी होगा? कश्मीर से कन्याकुमारी मतलब क्या ऊपर से नीचे? ये तो होगा नहीं, उत्तर दक्षिण होगा नहीं। अमृतसर से क्या हो जाएगा? कोलकाता। यही क्या हो जाएगा? आपको आंसर हो जाएगा। चेन्नई की बात करें, चेन्नई तो नीचे हो जाएगा, है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? आपको अमृतसर से कोलकाता हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी ने हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया? तो वही हो जाएगा शेरशाह सूरी हो जाएगा। फिर देखिए क्या है कि शेरशाह द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जानते थे? तो इसको या तो ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते थे, या इसी को बोलते थे सड़क ए आजम। क्या बोलते थे? सड़क ए आजम कहा जाता था। ठीक है। फिर क्या है कि पूर्वी बंगाल से पेशावर तक जो सड़क जाता था उसको सड़क ए आजम कहते थे। कौन बनवाया था? शेरशाह ने बनवाया था। तो अब क्या इतना सा काम आपका हो गया? नहीं, इतना सा काम नहीं हुआ। अब देखिए क्या ही हमारा टॉपिक, देखिए ऐसे तो अकबर को भी टॉपिक मान सकते हैं, जहांगीर को भी मान सकते हैं, इस्लाम शाह को भी मान सकते हैं, लेकिन हमको मेन चूंकि ग्रैंड ट्रंक रोड है और शेरशाह है, तो हमको क्या करना है कि पूरा शेरशाह के बारे में यहाँ पर क्या करना है? पढ़ लेना है, तब जाकर के आपका तैयारी होगा। तो हम देखिए क्या है कि पूरा आपको शेरशाह के बारे में क्या है बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग साथ ही बताइएगा बताने के बाद, वीडियो देखने के बाद, कि और कम बताने की आवश्यकता है, ताकि हम उसी अनुसार जो है आपको बता सकें। पहले से बात करते हैं शेरशाह की, आपको शेरशाह की बात करते हैं, शेरशाह की बात करते हैं। देखिए शेरशाह के जन्म की बात करते हैं पहले। हाँ, जन्म की बात करते हैं। जन्म बेसिकली इनका क्या होता है? होशियारपुर में। कहाँ? होशियारपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी क्या थे? सासाराम के जमींदार थे। इनके पिता क्या थे? सासाराम के जमींदार थे। सासाराम बिहार में पड़ता है, वहाँ के जमींदार थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? हसन खां। क्या था? हसन खां इनके पिताजी का नाम था। अब ध्यान रखिएगा, ये देखिए सासाराम क्या था कि यहाँ पे एक जौनपुर राज था, तो जौनपुर राज के अंतर्गत ही आता था। अब क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि जो शेरशाह थे, इनके बचपन की नाम की बात बोलते हैं। बचपन का नाम था इनका फरीद खां। क्या नाम था इनका बचपन का नाम? फरीद खां था। अब क्या है उसके बाद जो है ये शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं कहाँ? जौनपुर में। क्वेश्चन पूछा गया कि शेरशाह ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया था? जौनपुर से। अब देखिए शुरू में इनका बचपन का नाम फरीद खां होता है, लेकिन बाद में कहा जाता है कि शेर को एक ही बार में इन्होंने कहा किया था, काट दिया था एक ही बार से, तो इनका उपनाम हो गया आपका शेर खां। क्या? शेर खां। तो शेर खां इनको कौन कहा था? तो शेर खां इनको कहा था बिहार के एक शासक थे जिनका नाम था बहार खां लुहानी। क्या नाम था इनका? बहार खां लुहानी। देखिए बहार खां लुहानी रहेगा या लोहानी रहेगा, जो ऑप्शन रहेगा जो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो इनका नाम क्या हो गया? शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। अब फरीद खां बाद में क्या बने? शेर खां बने। और बाद में फिर क्या होते हैं? आपको इनको मिलता है एक बार शेरशाह की उपाधि। क्या होता है? शेरशाह की उपाधि मिलता है। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इन्होंने शेरशाह की उपाधि कब लिया था? तो देखिए इन्होंने क्या किया था कि 1539, सुनिएगा, एक क्या 1539 में, एक 1540 में क्या किया कि मुगल शासक हुमायूं को 2 बार हराया। क्या बोले कि हुमायूं को उन्होंने क्या किया? हराया दोनों बार। यहाँ पे हुमायूं को हराया, लेकिन इस युद्ध को बोलते हैं आपको चौसा का युद्ध। क्या बोलते हैं? आपको चौसा का युद्ध बोलते हैं। चौसा का युद्ध बोलते हैं। और यहाँ पर 1540 में क्या हुआ? इसको बोलते हैं आपको कनौज का युद्ध। क्या बोलते हैं? कनौज का युद्ध बोलते हैं। इसी को बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध। क्या बोलते हैं? बिलग्राम का युद्ध। तो हुआ क्या? देखिए कि जब 1539 में इन्होंने हुमायूं को हरा दिया चौसा के युद्ध में, तब यहाँ पर क्या किया कि शेर खां क्या बने? शेरशाह की उपाधि लिए। कौन युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि लिया गया? तो आपका चौसा के युद्ध के बाद। फिर कनौज और बिलग्राम के युद्ध में जब शेरशाह आपको हरा दी हुमायूं को, तो हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा बाहर में। अब यहाँ पर क्या है कि दिल्ली की गद्दी क्या हो गया? खाली हो गया। तो दिल्ली की गद्दी पर इन्होंने क्या किया? बैठा। दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो आप पूछे कौन युद्ध के बाद इन्होंने दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो आपको कनौज या बिलग्राम युद्ध के बाद बैठा। अब क्या है कि देखिए दिल्ली पर जो गद्दी पर बैठे शेरशाह की बात करते हैं, तो ये क्या थे? आपका एक बोल सकते हैं अफगान मूल के शासक थे। मतलब इनका मूल वंशज कहाँ का था? अफगान का था। लेकिन दिल्ली के पहले
मतलब दिल्ली पर एक और अफगान मूल के शासक पहले बैठ चुके थे और उसका नाम क्या था, बहलोल लोदी। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था, बहलोल लोदी था। लेकिन दूसरा अफगान वंश बोलेगा तो कौन हो जाएगा, आपका बोल सकते हैं सूर्यवंश, क्योंकि शेर शाह ने जो वंश की स्थापना किया उसे क्या बोला गया, सूर्यवंश बोला गया। शेर शाह सूरी इनका टोटल नाम हो गया, शेर शाह सूरी। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला दूसरा अफगान शासक कौन हो गया, या दूसरा अफगान वंश कौन हो गया, तो सूर्यवंश और शेर शाह सूरी हो गया। तो अब देखिए क्या है, हम देखिए कि शेर शाह की उपाधि हो गया, एक तो फरीद खां की उपाधि हो गया शेर शाह। एक और इनका उपाधि है वो क्या, हजरत अला। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, हजरत अला की एक और उपाधि है। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि हजरत अला की उपाधि कौन लिया, शेर शाह ने, किसको हरा करके। तो देखिए बंगाल यहाँ था, तो बंगाल के शासक था उसका नुसरत, क्या नाम था, नुसरत शाह नाम था। उसको हरा करके इन्होंने क्या किया, उपाधि लिया हजरत अला का। ये हो गया। अब आगे चलिए क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि 1540 तक से लेकर के 1545 तक क्या किया, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन इस दौरान कई सारा क्या किया, सुधार किया, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ और देख लेते हैं। 1540 में क्या किया, गद्दी पर बैठे दिल्ली गद्दी पर। और 1541 में उन्होंने क्या किया कि जो पाटलिपुत्र था, क्या आपको पाटलिपुत्र था, तो देखिए सर्वप्रथम क्या कि पाटलिपुत्र को आपका हर्यक वंश के शासक जिसका नाम था आपका उदयन, उसने बसाया था और इसको क्या किया था, मगध की राजधानी बनाया था। इन्होंने क्या किया 1541 में शेर शाह ने कि इसको पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया और इसको बोल सकते हैं अपना प्रांतीय राजधानी भी इसको बनाया। ये चीज़ हो गया। अब बोलेगा, जानते हैं इन्होंने क्या किया था कि एक क्वेश्चन पूछता है कि इनका अंतिम विजय जो है किसके विरुद्ध था। तो देखिए यह क्या हुआ कि 1545 में ये क्या किए कि आपको जीतने का प्रयास किए कालिंजर को किला जीतने का प्रयास किए। और वहाँ का राजा कौन था उस समय, किरत सिंह था। कहा जाता है कि युद्ध में इसको हरा तो दिए, लेकिन क्या हुआ कि जो बोल सकते हैं कि जो बारूद था या गोला था टकरा करके क्या हो गया, इधर आ गया, तो उसी में क्या हो गया, ये जल गया, जल के क्या हो गया, मर गए। तो कहा जाता है कि जब कालिंजर किला जीते उस समय कौन सा ही आपका बोल सकते हैं शस्त्र चला रहे थे, तो क्या उक्का नामक शस्त्र आपको चला रहे थे। आई क्वेश्चन न जाने कितना बार एग्जाम में आपको पूछा गया है, ठीक है। तो क्या क्या बोले कि इनका अंतिम युद्ध था कालिंजर किला जीतने क्रम में वहाँ का शासक किरत सिंह, कौन आग्नेय शास्त्र चला रहे थे या हथियार चला रहे थे, उक्का नामक हथियार चला रहे थे। अब देखिए 1540 से 45 तक गद्दी पे बैठे, लेकिन कई सारा सुधार काम किए। ऐसे जो सुधार का कार्य किए ना, यही सुधार कार्य बाद में अकबर करता है। तो कहा जाता है कि अकबर के अग्रगामी हैं। क्या कहा था, अकबर का अग्रगामी इन्हें कहा जाता है, अकबर का अग्रगामी कहा जाता है। और आपने सुना होगा कि अकबर के शासनकाल में क्या था, एक टोडरमल थे, क्या आपका नाम था, टोडरमल, सॉरी एक मिनट रुकिएगा दोस्त, हाँ टोडरमल था। तो टोडरमल बेसिकली क्या है ना कि भूमि संबंधी सुधार के लिए जाने जाते हैं। तो पहले क्या थे, राजा टोडरमल की बात करते हैं, टोडरमल तो पहले शेर शाह के दरबार में भी रहते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब इनका मृत्यु हो गया तो फिर अकबर का शासन आया, तो फिर कहाँ चले गए, अकबर के दरबार में चले गए। तो इसको आपको ध्यान रखना था। अब देखिए शेर शाह जब मरते हैं तो इनका उत्तराधिकारी कौन आता है 1545 के बाद, इनका उत्तराधिकारी का नाम होता है इस्लाम शाह सूरी। क्या नाम होता है, इस्लाम शाह सूरी। इनका उत्तराधिकारी का नाम होता है इस्लाम शाह सूरी होता है। क्लियर है। अब चलिए, अब क्या कि 5 साल के दौरान कहा कि इन्होंने बहुत सुधार कार्य किया। क्योंकि देखिए पहले क्या था कि इनका पिताजी सासाराम के जमींदार थे, तो इन्होंने क्या किया था कि वहाँ पर भी कई क्या सुधार कार्य किया था। और खास कर कहा जाता है कि कई सारे इन्होंने क्या किया था, भूमि सुधार कार्य किया था। भूमि सुधार के दिशा में इन्होंने क्या किया कि पहले तो क्या किया कि अपने राज्य में पूरा ज़मीन को क्या किया, मपवाया। और ज़मीन को मपवाने के लिए इन्होंने क्या किया, सन के दंड, क्या बोले, सन की डंडी का प्रयोग किया। और प्लस क्या है, एक गज ए सिकंदरी, क्या बोले, गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया। सन के डंडी और प्लस क्या, गज ए सिकंदरी का इन्होंने प्रयोग किया। अगला क्या कि इन्होंने पूछेगा कितना टैक्स लिया था, तो इन्होंने टैक्स कितना लिया था भूमि से, तो 1/3, जितना फसल होगा उसका 1/3 लिया था। अब बात करते हैं कि भाई इन्होंने बेसिकली मुस्लिम थे, तो मुस्लिम शासक गैर मुस्लिमों से एक धार्मिक कर लेता था, उसको जजिया कर बोलते हैं। तो क्या जजिया कर इनके समय में चलन में था कि नहीं, तो जजिया कर ये क्या करते थे, लेते थे। इसको आप ध्यान रखिए, जजिया कर ये क्या करते थे, लेते थे। अब इस भूमि सुधार हो गया। अब बात करते हैं कि सैन्य सुधार क्या किया गया था, तो सेना में इन्होंने कई सुधार कार्य किया था। तो सेना में क्या किया कि देखिए घोड़ा दागने की जो प्रणाली था, जो कि सबसे पहले जो है घोड़ा को दागने की प्रणाली,
है ना। और हुलिया, हुलिया मतलब सेना का बोल सकते हैं कि हुलिया नहीं होता चेहरा लिखने का, हुलिया लिखने की प्रणाली। ये सर्वप्रथम क्या है कि भारत में शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी से इन्होंने क्या किया, ये सब प्रणालियों का किया कॉपी किया, घोड़ा दागने का प्रणाली, हुलिया प्रणाली, सब क्या किया कॉपी किया। प्लस क्या कि इन्होंने क्या किया, पूरे राज्य में क्या किया, डाक व्यवस्था का बहुत ही बेहतर तरीके से संचालन किया। डाक व्यवस्था का मध्यकालीन समय में कौन बेहतर तरीके से संचालन किया, शेरशाह सूरी ने। अब क्या इसके अलावा क्या किया इन्होंने, आपको व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आपको क्या वही ग्रैंक ट्रैंक रोड बनाया था, या बोल सकते हैं सड़क आजम का निर्माण करवाया था। इसके अलावा क्या है, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ भूमि सुधार वाला बता रहे थे कि भूमि सुधार के दिशा में एक और काम किया कि कई सारा क्या है कि भूमि से जो आपको बोल सकते हैं टैक्स वसूलेगा, राजस्व की जो वसूली करेगा उस अधिकारी का नाम पूछता है। तो राजस्व वसूली करने का जो अधिकारी था उस अधिकारी का नाम क्या था, तो क्या था, मुंसिफ। या तो उसे क्या कहा गया, मुंसिफ कहा गया, या तो उसे कहा गया आमिल कहा गया। पूछेगा कि मध्यकाल में मुंसिफ या आमिल नामक अधिकारी क्या था, तो भूमि से राजस्व वसूलने वाला अधिकारी था। ठीक है, ये क्लियर किया। अब चलिए, अब क्या समझना है, एक और समझना है कि व्यापार। अब इसने क्या किया कि थोड़ा सा सिक्का, क्या बोले, सिक्का का भी प्रचलन किया। अब देखिए जो रुपया होता है ना, रुपया, तो देखिए अभी तक जानते हैं रुपया नाम के से सिक्का नहीं चलता था। मध्यकाल का ये पहला शासक था जिसने क्या किया, रुपया नाम से सिक्का चलाया। बोले कि मध्यकाल का पहला शासक कौन था जो रुपया नामक सिक्का चलाया, तो शेरशाह सूरी ने चलाया, रुपया नाम के सिक्का चलाया था मध्यकाल में। ठीक है, इन्होंने चांदी का भी आपको सिक्का चलाया था, है ना, सोना का भी सिक्का इन्होंने चलाने का प्रयास किया था, और क्या बोले आपको, तांबा का भी इन्होंने सिक्का चलाया था। क्या क्या बोले आपका, चांदी का भी, सोना का भी, तांबा का सिक्का चलाया था। अब कुछ और पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जानते हैं इन्होंने कुछ निर्माण कार्य किया था, पूछे इनका निर्माण कार्य, सबसे इनका बेहतर निर्माण क्या किया, इन्होंने अपना खुद का मकबरा बनाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में, सासाराम में। और कौन बनाया था, शेरशाह सूरी ने बनाया था। क्या है ये विशेषता, कई बार पूछता है मकबरा का, तो झील के क्या है बीचे बीचे, मतलब एक मकबरा है चारों तरफ झील है, एक ऐसा अष्टकोणीय है, कैसा है, अष्टकोणीय, अष्टकोणीय मकबरा है, अष्टकोणीय मकबरा है। ठीक है, इसमें क्या है कि हिंदुस्तानी शैली प्लस क्या है अफगानी शैली को मिला करके बनाया गया है। हिंदुस्तानी और अफगानी शैली का ये बोल सकते हैं चरमोत्कर्ष माना जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अब देखिए कुछ कुछ और जो पॉइंट है हम बोलते हैं, इसको क्या कीजिए आप याद करते चलिएगा। ठीक है ना। पहले तो क्या है कि रुपया प्रचलन कौन किया था, शेरशाह ने किया था। भूमि कर कितना था, वो 1/3 था। इनको उत्तराधिकारी कौन था, तो आपको बोल सकते हैं इस्लाम शाह सूरी था। अच्छा, दिल्ली में, अच्छा एक तो बोले क्या कि मकबरा बनाया था, प्लस क्या कि दिल्ली में, क्या बोले, दिल्ली में किला या कोहना, दिल्ली में इन्होंने किला या कोहना भी बनवाया था, है ना। प्लस क्या इन्होंने बाबू रोहतास किला भी बनाया था। ये आपको देखिए दोस्त याद करना पड़ेगा, सब क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए समझिए, जितना भी बता रहे हैं दोस्त ना, इस सारा का सारा क्या है, कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, वही आपको बता रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं बताते। ठीक है, ये हो गया। तो निर्माण कार्य में एक बाबू अपना मकबरा, किला या कोहना, रोहतासगढ़ किला बनाए थे। ठीक ना। अब क्या बोले कि शेरशाह सूरी के दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला दूसरे अफगान शासक थे। बचपन का नाम क्या था, फरीद खां था। शेरशाह सूरी को बहार खान वहानी ने बोल सकते हैं कि शेर खां की उपाधि दिया था, है ना। फिर क्या बोले कि कनौज युद्ध के बाद, मतलब पहले तो क्या हुआ कि चौसा का युद्ध हुआ, चौसा युद्ध के बाद क्या किए, ये आपको शेर खां शेरशाह सूरी को उपाधि लिए। और जब आपका बोल सकते हैं कनौज का युद्ध जीते, तब क्या किए, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे। ये ध्यान रखिएगा, इनका मकबरा सासाराम में है। और एक और चीज़, हाँ, भूमि सुधार में एक और काम किया, किसानों को सहायता करने के लिए उन्होंने क्या किया, आपको 2 व्यवस्था शुरू किया। एक को बोलते हैं पट्टा प्रथा, क्या बोलते हैं, पट्टा प्रथा, प्लस क्या बोलते हैं, काबूलियत, क्या बोलते हैं, काबूलियत प्रथा। मतलब पट्टा प्रथा और काबूलियत प्रथा का शुरुआत किसने किया, तो शेरशाह सूरी ने ही किया था। ठीक है, चलिए अच्छा एक और चीज़ पूछेगा, पुराना किला बता चुके हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछेगा, जानते हैं क्या कि आपको एक बोल सकते हैं कि हाँ, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो देता। ये कौन कहे थे आपको, शेरशाह सूरी। कौन कहते हैं, शेरशाह सूरी बोले थे कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य हम खो देते। ये मारवाड़ को जीतने का प्रयास कर रहे थे, और उसी क्रम में इन्होंने क्या कहा था। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि शेरशाह सूरी से कम इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए था। देखिए
मतलब बोल सकते हैं इतना अगर याद हो जाएगा ना शेरशाह सूरी से ना, तो मान के चलिए ना कि आपका बोल सकते हैं कि 90% क्वेश्चन क्या हो गया। देखिए बाकी देखिए 10% तो फालतू कुछ क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन असली बोल सकते हैं इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो आपका बोल सकते हैं तैयारी है ही टॉपिक, अदरवाइज मान के चलिए कि आपको टॉपिक तैयार नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं। अब देखिएगा कि दूसरा हमने टॉपिक लिया। देखिए दो ही टॉपिक है, एक टॉपिक लिया था शेरशाह सूरी वाले के लिए थे, गति का नियम किसने दिया, एक साइंस से टॉपिक लिए हैं। फिर उसी क्वेश्चन को देखिए पूछा गया है, वो अग्निवीर में पूछा गया था। फिर देखिए उसी को सीपीयू में पूछा गया है, गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। फिर यहाँ पर क्या, गति के 3 नियम को किसने प्रतिपादित किया था। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था। फिर पूछा गया है जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया। फिर पूछा गया है न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या बताता है, गति का तीसरा नियम क्या बताता है। फिर आगे देखिए न्यूटन का तीसरा गति नियम के बारे में पूछा गया है। फिर क्या, रॉकेट किस प्रकार करता है, रॉकेट किस प्रकार करता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ही टॉपिक से क्या है कि बार बार क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। ठीक ना, तो पहले यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए है पहले एक समझिए क्या गति, एक होता है विराम का मतलब क्या होता है समझिए। एक है गति, एक विराम। एक बोलते हैं गति, एक बोलते हैं विराम। गति को बोलते हैं मोशन, अब विराम को बोलते हैं रेस्ट। समझिएगा, अगर कोई वस्तु का क्या है ना कि समय के साथ स्थिति नहीं बदल रहा है, ये स्कूल है, एक साइकिल लगा हुआ यहीं पर है, ये बदल नहीं रहा है, तो उसे बोलें क्या है, रेस्ट में। लेकिन समय के साथ स्थिति बदल रहा है कि कुछ समय साइकिल आगे चल गया, तो क्या हो गया, आपको गति हो गया। ठीक है, अब चलिए अब देखिए प्रत्येक वस्तु में क्या होता है कि अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखने का गुण होता है। अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो रुका रहना चाहेगा, और कोई वस्तु चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा। इसी गुण को बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इसी गुण को बोलते हैं इनर्शिया बोलते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, जड़त्व। क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। अब देखिए जो वस्तु का मास या द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। एग्जाम्पल के लिए एक साइकिल है, ये क्वेश्चन पूछेगा, एक साइकिल है, एक आपको ट्रक है, किसका द्रव्यमान अधिक है, आपको ट्रक का। तो ट्रक का क्या होगा, इसका बोल सकते हैं कि इनर्शिया क्या हो जाएगा, आपको अधिक हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं कि अब देखिए क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो जड़त्व का नियम है, क्या बोलेगा, जड़त्व का नियम किसने दिया है, इसी को बोलते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया, ये किसने दिया है। तो यह किसने दिया है, तो यह दिया है आपको गैलीलियो। कौन दिया आपको, गैलीलियो दिया है, गैलीलियो दिया है। लेकिन यही पूछेगा कि गति का नियम किसने दिया है, गति का नियम किसने दिया है, गति का नियम किसने दिया है। तो गति का नियम कौन दिया आपको, न्यूटन। कौन दिया आपको, गति का नियम आपको न्यूटन दिया है। अब देखिएगा गति का टोटल क्या है कि वो कितना है, 3 नियम है। पहला नियम, दूसरा नियम और क्या आपको तीसरा नियम। अब देखिए जो न्यूटन का प्रथम गति नियम है उसी को कई बार जड़त्व का नियम बोलते हैं। मतलब न्यूटन का प्रथम गति नियम और जड़त्व का नियम दोनों लगभग सेम है। देखिए जड़त्व का नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहिए, इतना तक बोल के छोड़ देता है। लेकिन न्यूटन का प्रथम गति नियम में कौन सी बोलता है कि तभी तक अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। मतलब कि यहाँ कोई बॉल है, ये बॉल अपने प्रारंभिक अवस्था को बना कर रखना चाहेगा, ये जड़त्व हो गया। लेकिन इस पर हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, पैर से मारते हैं तो बॉल आगे बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो गया, न्यूटन का प्रथम गति नियम। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम ही क्या है, आपको जड़त्व का नियम है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि जड़त्व का नियम किसने दिया है और वहाँ पर क्या है कि आपको गैलीलियो ही बनाना है, लेकिन अगर गैलीलियो नहीं रहेगा तब न्यूटन के साथ आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखिए जो न्यूटन क्या है, आपको गति का जो नियम दिए हैं वो कितना है, 3 प्रकार के। क्या आपको न्यूटन की बात करते हैं, न्यूटन की बात करते हैं तो 3 गति नियम है। कितना है, 3 गति नियम है। पहला गति नियम, दूसरा गति नियम, तीसरा गति नियम। इसमें पहला गति नियम को बोलते हैं आपको कुछ जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। अब प्लस क्या, इससे क्या मिलता है आपको, बल का परिभाषा। न्यूटन के केमा गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है, तो बल का डिफिनेशन मिलता है आपको न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है। फिर बोलेगा कि न्यूटन के केमा गति नियम से बल का व्यंजक या फार्मूला मिलता है, तो बल का व्यंजक का फार्मूला मिलता है, बल का व्यंजक की बात करते हैं, व्यंजक की बात करते हैं F बराबर m में। यह किससे मिलता है, तो न्यूटन के आपका दूसरा गति नियम से मिलता है। न्यूटन के तीसरा गति नियम को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। देखते हैं कि रॉकेट क्या होता है कि जितना तेज़ी से धुआं पीछे छोड़ेगा उतना ही तेज़ी से क्या होता है, आपको आगे बढ़ता है। एक क्या है, न्यूटन के तीसरा गति नियम हो गया। रॉकेट का उड़ना क्या है, न्यूटन के तीसरा गति नियम पर। आप देखते होंगे कि कोई नाव है,
नाव क्या कर जितना ही तेज़ी से क्या करता है कि बांस को मतलब जो खेने वाला होता है उसको पतवार को अंदर डालता है, उतना ही तेज़ी से नाव के आगे बढ़ता है। ये भी क्या हो गया, न्यूटन के आपका बोल सकते हैं तीसरा गति नियम हो गया, है ना। तो एक तो क्या बोले रॉकेट, क्या बोले आपको, रॉकेट का उड़ना, और फिर क्या बोले आपका कि नाव, क्या बोले नाव के पतवार को अगर पानी में जोर से डालते हैं तो उतना ही तेज़ी से आगे बढ़ता है। फिर क्या बोले कि अब देखिए अब नाव किनारा पहुंच गया, अब बच्चा क्या होता है कि तेज़ी से क्या होता है कि धरती पर कूदता है तो नाव उतना ही तेज़ी से क्या होता है पीछे जाता है। मतलब ये हो गया कि किनारे से, क्या बोले आपको, किनारे से बोल सकते हैं नाव से कूदने पर नाव क्या होता है आपको पीछे चला जाता है। इसके अलावा क्या है कि आप जब बंदूक क्या होता है, बंदूक छोड़ा जाता है तो क्या होता है कि आदमी भी क्या होता है पीछे की ओर क्या करता है ढकेलता है, तो ये भी क्या हो गया न्यूटन का आपका तीसरा गति नियम हो गया, समझ में। तो न्यूटन का 3 गति नियम है। जड़त्व का नियम पहला गति नियम को बोलते हैं, इसी से बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन का दूसरा गति नियम से बल का व्यंजक या फॉर्मूला मिलता है, F बराबर m मिलता है। बल बराबर फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तीसरा को बोलते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन बराबर रिएक्शन। रॉकेट का उड़ना, नाव का पतवार को खेने के बाद नाव तेज़ी से आगे बढ़ता है, किनारे से नाव से कूदने पर पीछे की ओर चला जाता है, बंदूक छोड़ने पर पीछे की ओर धक्का मारता है। ये सब क्या है न्यूटन के तीसरा गति नियम का क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हो गया। अब आइए तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, ये गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो क्या हो जाएगा गति के नियम जो है आपको किसने प्रतिपादित किया है, आपको न्यूटन ने। किसने आपको, न्यूटन ने प्रतिपादित किया है। इसके अलावा न्यूटन क्या किया है आपको ग्रेविटेशन, क्या बोले आपको ग्रेविटेशन इसको बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का भी इन्होंने नियम दिया था। अच्छा न्यूटन क्या बोलते हैं फिजिक्स का पिता, क्या बोलते हैं फिजिक्स का पिता, फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। इन्होंने गति का नियम कौन बुक में दिया था, एक प्रिंसिपिया, क्या बोले प्रिंसिपिया नामक बुक लिखे थे 1687 में, उसमें इन्होंने परिभाषित किया था। आइंस्टीन की बात करते हैं तो बाबू क्या है, एक बार E बराबर MC सॉरी इसी को एनर्जी मास इक्विवेलेंस बोलते हैं, इसी को द्रव्यमान ऊर्जा संबंध बोलते हैं, वो दिए थे। प्लस क्या है कि इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम किया था, तो उसको फिजिक्स का 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था। बोले आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किसके लिए मिला था, तो 1921 में इन्होंने क्या किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या बोले आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम किए थे, उसके लिए इनको क्या है आपको दिया गया था नोबेल प्राइज आपको दिया गया था। क्लियर है। चलिए कोपरनिकस की बात करते हैं तो बोल सकते हैं कि आपको सोलर सिस्टम जब बताएंगे तो कोपरनिकस के बारे में वहाँ पर चर्चा किया जाएगा। बाकी देख लीजिए यहाँ पर ये गति का नियम कौन परिभाषित किया था, कौन हो जाएगा आपको बताइए, आपको न्यूटन हो जाएगा, ठीक ना। गति का नियम की गति के 3 नियम कौन दिया बताइए, कौन हो जाएगा आपको न्यूटन हो जाएगा। एडिसन की बात करते हैं, इन्होंने क्या किया था विद्युत बल्ब की खोज किया था। अरस्तु की बात करते हैं तो ये सिकंदर के गुरु थे, क्या थे सिकंदर के गुरु थे, है ना। मतलब देखिए क्या समझिएगा, सिकंदर के गुरु की बात करते हैं, अरस्तु हो गया। और अरस्तु के गुरु की बात करते हैं तो देखिए ट्रिक याद कीजिए, सेप्स मतलब क्या हो गया सिकंदर, अरस्तु, प्लूटो, सुकरात। यहाँ क्या हो जाएगा आपको प्लूटो हो जाएगा। अब प्लूटो गुरु कौन हो जाएगा आपको सुकरात, कौन हो जाएगा आपको सुकरात हो जाएगा। बोलिए सेप्स SAPS सिकंदर गुरु, अरस्तु गुरु, प्लूटो को सुकरात। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आप चाहे तो याद कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि देखिए गांधी जी के गुरु की बात करते हैं, कौन थे गोखले साहब थे, कौन थे आपको गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे तो आपको MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे थे। उस तरह से अगर लीजिएगा आपको क्या बोलता है सुभाष चंद्र बोस, क्या बोले आपको सुभाष चंद्र बोस का अगर गुरु पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे आपको चित्तरंजन दास। ये कौन राजनीतिक गुरु की बात करते हैं, है ना। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु MG रनाडे, सुभाष चंद्र बोस राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, है ना। और सुभाष चंद्र बोस का अगर पूछेगा आध्यात्मिक गुरु बोलेगा, ठीक है ना। तो आध्यात्मिक गुरु कौन हो जाएंगे आपका विवेकानंद, कौन हो जाएगा विवेकानंद हो जाएंगे,
है ना। तो इतना आप याद कर सकते हैं। और देखिए अभी देखिए ये भी टॉपिक जो इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा जानते हैं इसमें थोड़ा सा और एक पॉइंट छूट रहा है, उसको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में ना, अच्छा इससे पहले प्रश्न देख लीजिए, सब बन गया। आइए ये भी देख लीजिए, जड़त्व का नियम कौन दिया है, तो जड़त्व का नियम कौन दिया है, गैलीलियो। कौन दिया आपको, गैलीलियो दिया है, ठीक ना। आर्किमिडीज क्या दिया, तैरने का नियम, या बोल सकते हैं लॉ ऑफ फ्लोटिंग। क्या दिया आपको, लॉ ऑफ फ्लोटिंग, लॉ ऑफ फ्लोटिंग दिया कौन आपको, आर्किमिडीज दिया है। जे थॉमसन की बात करते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया है, इलेक्ट्रॉन का खोज किया है जे थॉमसन साहब किया है, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पर क्या है कि जड़त्व का नियम किसने दिया है, तो यहाँ पर क्या आपको दिया गया है कि गैलीलियो दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, सॉरी थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कि जड़त्व का नियम किसने दिया, तो एक्चुअली में जड़त्व का नियम कौन दिया है, गैलीलियो दिया है। लेकिन बोलिए यहाँ पर कहीं गैलीलियो है नहीं, तब यहाँ ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, सर आइजैक न्यूटन हो जाएगा। क्योंकि देखिए जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम गति नियम ही है, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर गैलीलियो रहेगा तो जड़त्व का नियम आपको ही आंसर होगा, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन बता दिए। जॉन डाल्टन की बात करते हैं, इन्होंने क्या किया था, परमाणु सिद्धांत, क्या बोले, परमाणु सिद्धांत का इन्होंने क्या किया था, खोज किया था, है ना। स्टीफन हॉकिंस की बात करते हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। क्या आपको, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। प्लस क्या है कि इन्होंने ब्लैक होल के फील्ड में काम किया था, ठीक है। चलिए फिर आइए, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या बताता है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है, F बराबर m है। बल का व्यंजक मिलता है न्यूटन के दूसरा गति नियम से। तो बोलिए बल क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण गुणनफल होता है। तो m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, a क्या होता है आपको, एक्सेलरेशन, त्वरण होता है, सही है। आइए गति का तीसरा नियम क्या है, क्या जड़त्व का नियम है, नहीं। गति का पहला नियम क्या है, आपको जड़त्व का नियम हो सकता है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं, गति का तीसरा नियम कहा जाता है। फिर आइए बोलता है कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति में लागू होता है। आइए, जब कोई व्यक्ति नाव से किसी नदी के किनारे की ओर छलांग लगाता है तो नाव पीछे की ओर चलता है, बिल्कुल सही बात, यही तो हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें बताना रह गया, एक खड़ा व्यक्ति, इसे समझा देते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आइए, रॉकेट किस प्रकार करता है, देखिए अगर रॉकेट पूछे किस प्रकार करता है तो ये क्या होता है कि रॉकेट कार्य करता है आपका न्यूटन के तीसरा गति नियम, और नहीं रहेगा तो रेखीय संवेग संरक्षण, क्या बोले, रेखीय संवेग संरक्षण, और नहीं रहेगा तो न्यूटन के तीसरा गति नियम रहेगा। रॉकेट किस पर काम करता है तो बताइए क्या हो जाएगा, न्यूटन के तीसरा गति नियम पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक दो पॉइंट और छोड़ के उसको समझा देते हैं क्या। पहले यहाँ पर देखिए केपलर की बात करते हैं, तो केपलर क्या दिए हैं, ग्रह के नियम, क्या, ग्रह के गति के नियम, ग्रह खाली गति के नियम न्यूटन, ग्रह के गति के नियम कौन दिए हैं, केपलर साहब ने दिया है, ठीक है। कूलम की बात करते हैं, इन्होंने क्या किया है, चार्ज का नियम, क्या दिया है, चार्ज के बारे में क्या दिया, चार्ज के दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसके बारे में क्या बताएं, कूलम बताएं। और कूलम किसका होता है, चार्ज का आवेश भी, चार्ज का मात्रक, क्या बोले, कूलम क्या होता है, चार्ज का मात्रक होता है। अब देखिए इसमें एक टॉपिक क्या छूट रहा है उसको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए जड़त्व के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आएगा। पहले तो क्या बोले कि जड़त्व को क्या बोलते हैं, एनर्सिया, एनर्सिया बोलते हैं। क्या बोले कि प्रत्येक वस्तु का गुण होता है जो प्रारंभिक अवस्था को बनाता है, उसी को इनर्शिया बोलते हैं। अब क्या बोले कि जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है, वही क्या होता है, वस्तु का जड़त्व का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, है ना, उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। मतलब बोल सकते हैं कि जड़त्व क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो गया आपको, मास हो गया। तो एक ट्रक और साइकिल में अगर ट्रक बोलेगा और क्या बोले साइकिल बोलेगा, तो ट्रक भारी है तो ट्रक का क्या हो जाएगा आपको, इनर्शिया क्या हो जाएगा आपको, ज़्यादा हो जाएगा, ये चीज़ होगी। अब देखिए क्या जड़त्व होता है दो तरह का, एक होता है क्या, विराम का जड़त्व, क्या होता है, विराम का जड़त्व होता है, विराम का जड़त्व होता है। एक क्या होता है जड़त्व आपको, गति का जड़त्व होता है। इसका मतलब क्या हो गया समझिएगा। पहले समझते क्या है कि आप क्या हैं, एक बस में क्या है बैठे हुए हैं, बस में क्या है बैठे हुए हैं, और बस क्या है, बस में आप समझिए किस तरह से बैठे, इस तरह से क्या आपको बैठे हुए, इस तरह से बैठे हुए। अब बस क्या हुआ कि अचानक से क्या हुआ, चलना शुरू कर दिया, अचानक से चल गया। तो अचानक से चलेगा तो क्या हुआ कि नीचे वाला हिस्सा बात करते हैं, ये गति में आ गया, तो आपका नीचे वाला पैर भी क्या आ जाएगा, गति में आ जाएगा। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा क्या गति में नहीं आएगा, तो पीछे की ओर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। मतलब ये हो गया कि चलती बस को अचानक चलने पर उसमें रुका हुआ बस है और वो अचानक क्या होता है, चल देता है, तो आदमी आगे गिरेगा कि पीछे गिरेगा, तो समझिएगा। जब अचानक से क्या आप रुका हुआ है, अचानक से चलना शुरू करेगा तो नीचे वाला हिस्सा गति में आ गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा की बात करते हैं, गति में नहीं आएगा, इस कारण से पीछे ही रह जाएगा, ये हो गया। इसीलिए देखते हैं क्या होता है
कि आप घोड़ा पर बैठे हुए हैं, 2 क्वेश्चन पूछेगा, ये भी पूछेगा घोड़ा पर बैठे हुए हैं, घोड़ा पर बैठे हुए, ठीक ना। अब घोड़ा क्या अचानक से क्या हुआ, चलना शुरू कर दिया तो नीचे वाला हिस्सा आपका गति में आ गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा आपको विराम में रह गया तो नीचे क्या हो जाएगा, पीछे की ओर गिर जाएगा। लेकिन इसी का आप क्या करते हैं, ये दोनों बताएं एग्जाम्पल है किसका, विराम का जड़ तो बताए हैं। अब आते हैं गति का जड़त्व की बात करते हैं। समझिए कि यहाँ पर क्या है कि आप क्या है कि बोल सकते हैं क्या कि बस में चल रहे हैं, तो बस में चल रहे हैं तो ये आप इस तरह से बैठे हुए हैं। अब क्या है कि पूरा हिस्सा क्या है कि बस भी चल रहा है, आप भी क्या है गति में। अब होता है कि अचानक से क्या होता है कि ब्रेक लगा दिया, अचानक से ब्रेक लग गया तो गाड़ी रुका। अब नीचे वाला हिस्सा भी क्या आ गया, रेस्ट में आ गया, ठीक ना। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा तो गति में ही था, तो आप आगे की ओर क्या हो जाइए, झुक जाइए। इसका मतलब ये हो गया कि आप देखते हो, कई बार देखते हो कि लड़का लोग क्या करता है कि लड़की लोग को क्या करता है कि बैठेले रहता है, और वो आगे बढ़ता है, चका ब्रेक लगाता है कि ताकि पीछे से आके हमको सट जाए। मतलब ये हो गया कि गति की जरूरत मतलब हो गया कि कोई चल रहा है, अब ब्रेक लगता है तो उसमें आदमी क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। तो किसका एग्जाम्पल है, गति का जड़त्व का। तब बोलिएगा अगर कोई घोड़ा पर आदमी दौड़ रहा है, घोड़ा के साथ आदमी दौड़ रहा है, घोड़ा अचानक से रुकता है तो आदमी कहाँ गिरेगा, आदमी कहाँ गिरेगा, आपको आगे की ओर क्या होगा, गिरेगा। कहाँ गिरेगा, आगे की ओर गिरेगा। एक तो ये हो गया। और इसी बस है, बस में अचानक से ब्रेक लगाएंगे, बस चल रही है तो आदमी आगे की ओर गिरेगा, ये हो गया। अब क्या है समझिएगा, अगर क्या है कि आप एक मोड़ पर चल रहे हैं, मान लीजिए समझिए कि मोड़ इस तरह से, उस तरह से, मान लीजिए क्या है कि इस तरह से समझिए, इस तरह से मोड़ है, इस तरह से समझना एग्जाम्पल के। मान लीजिए कि आपको दाहिना क्या हो गया, आपको दाहिना हो गया, दाहिने आप क्या है कि समझिए चल रहे थे आप सीधे, अचानक से क्या आ गया कि मोड़ आ गया। तो मोड़ आ गया तो क्या हो गया कि अचानक से आप इधर मुड़ना चाहिएगा। तो समझिए कि आप बस में बैठे हुए हैं, अब सुनिएगा, बस में बैठे हुए हैं, अब बस अचानक से क्या करता है कि दाहिने साइड में मोड़ लेता है, तो आप कने गिरिएगा, चूँकि आप विराम में रहना चाहिएगा, तो आप कहाँ कि इधर को मुड़िएगा। मतलब ये हो गया कि अगर दाहिने की ओर क्या होगा, बस मुड़ लेगा तो आप कहाँ मुड़ जाइएगा, आपको बाएं की ओर मुड़ जाएगा। अगर वही बस बाएं की ओर जाता तो आप दाहिने की ओर क्या होते, मुड़ जाते, ठीक ना। तो ये क्या था आपका विराम और गति क्या जड़त्व का बारे में था। कुछ और पूछता है जड़त्व के बारे में, ये पूछता है क्या कि कोई कंबल है, कोई क्या है, कंबल है, कंबल में क्या है, कोई गंदगी है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसको रड से क्या करते हैं, या कोई बोल सकते हैं लकड़ी से कुछ पीटते हैं। तो पीटने पर क्या होता है ना कि देखिए कंबल तो क्या हो गया, आपका गति में आ गया, लेकिन उसका कण विराम में रह गया। इस कारण से विराम में जो कण रहता है वो क्या होता है, नीचे आपका गिर जाता है, नीचे क्या होता है, आपको गिर जाता है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, आपका जड़त्व का ही एग्जाम्पल हो गया। फिर आप देखेंगे किस तरह से क्या होता है, गिलास होता है। गिलास में क्या होता है, ऊपर एक पोस्ट कार्ड रख दिया, यहाँ पर सिक्का रख दिया। पोस्ट कार्ड को जब ऐसे हाथ से मारते हैं तो ये क्या होता है, पोस्ट कार्ड आगे बढ़ गया, लेकिन सिक्का चूँकि रेस्ट में था तो कहाँ आ जाएगा, नीचे गिर आएगा, नीचे क्या हो जाएगा, आपको गिर जाएगा, ठीक ना। तो ये सब बोल सकते हैं क्या जड़त्व का है कि आपको एग्जाम्पल है ना। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए थोड़ा सा लेसन ज़्यादा हो गया लंबा। अब देखिए क्या करना है ना कि आपको बताना है दोस्त क्या ना कि लेसन जो इस तरह से बताया गया ये आपको ठीक लगा कि बोरिंग लगा, क्योंकि देखिए जैसा बताइएगा उसके आधार पर क्या है लेसन्स आगे आएंगे। अगर लगेगा कि भाई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया, बोरिंग हो गया, तो एक और तरीका हो सकता है इसको पढ़ाने का क्या कि 5 क्वेश्चंस लेंगे 5 टॉपिक से, हिस्ट्री से, है ना, क्या बोले, फिर आपको पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, साइंस से, है ना, एक और कोई हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एक और कुछ होगा, है ना, वो लेंगे 5 क्वेश्चन। आप 5 क्वेश्चन का थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको यही बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो लेसन चला इसी से बताएं, ये ज़्यादा आपको बोरिंग लगा या लगा कि नहीं भाई चलिए टॉपिक ख़त्म हो गया दुगो, या आपको लगा कि नहीं भाई इसमें और 5 क्वेश्चन आता, 5 को डील करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, थोड़ा कम ही बताते लेकिन 5 क्वेश्चन आता, है ना। और दूसरी बात क्या है कि इतना जो अलग अलग क्वेश्चन लाएँ, ऐसे क्वेश्चन लाने की आवश्यकता है, या आप बोल सकते हैं कि नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं लाइए, बस एक क्वेश्चन लीजिए सर और उसको क्या कीजिए, आप पूरा उसके बारे में जो भी बताना है आप क्या कीजिए क्वेश्चन के माध्यम से बता दीजिए। ये अलग अलग क्वेश्चन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका विचार होगा आप ज़रूर बताइएगा। और साथ ही क्या है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर के जरूर बनाइएगा एप्लीकेशन पर, द सिलेक्शन ग्रुप पर। इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा द सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, धन्यवाद।